नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, कई सारे मुद्दे हैं, बड़े अहम हैं, बिहार चुनाव से लेकर के और संघ पर, आरएसएस पर बैन लगाए जाने की मांग तक। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं बिहार इलेक्शंस में, हम उन पर आएंगे। अडानी जी पर भी आएंगे, क्योंकि अमेरिका और अडानी जी का एक संबंध अलग है, चीन अमेरिका का एक संबंध, एक मामला अलग चल रहा है, भारत अमेरिका का एक मामला अलग चल रहा है। छोटे छोटे शब्दों में हम उसको समझेंगे, लेकिन जरा शुरुआत में संघ से ही कर लेना चाहता हूं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मांग की कि संघ पर बैन लग जाना चाहिए। पहले भी ऐसे प्रयास हुए हैं। दत्तात्रेय होसबुले मैदान में दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि संघ को लोगों ने स्वीकार कर लिया और संघ को बैन करने के लिए कोई तो कारण होना चाहिए। अब वो कारण पूछ रहे हैं, क्या संघ पर बैन लगने का कोई कारण आपको दिखाई देता है जिस वजह से लगना चाहिए? दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि भाई धर्मांतरण रोकने का काम आज संघ कर रहा है, नशा मुक्त युवा जो है वो दे रहा है संघ, ये सब संघ की देन है। अगर ऐसा है तो क्या सरकार संघ चला रहा है या संघ ही सरकार है? जो दायित्व सरकार के हैं वो सारे दायित्व संघ अगर निभा रहा है तो सरकार क्या कर रही है? जय संविधान। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद मोदी जी ने कई बार क्लेम किया कि हमने उन एनजीओ पे कंट्रोल किया है, उनको प्रतिबंधित किया है जो फॉरेन एड से भारतवर्ष के अंदर काम किया करते थे, फॉरेन डोनेशन लिया करते थे। अच्छा, अगर ऐसा है, पारदर्शिता है, बहुत अच्छी बात है। भाई, डोनेशन अगर आप सरकार की परमिशन के बिना ले रहे हैं तो गलत है। लेकिन अगर हमको यही नहीं पता आज तक कि पीएम के फंड में जो पैसा आया, जो चुनावी बॉन्ड में पैसा आया, और जो ये हिंडरबर्ग ने आरोप लगाया था और उसकी विस्तृत जांच नहीं हुई, उसको सीमित कर दिया गया कि क्या वहां शेल कंपनीज का पैसा आया था, और जो ये आरएसएस है ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी एनजीओ है क्या जो रजिस्टर्ड नहीं है? भाई, अगर रजिस्टर्ड एनजीओ हो और उसके एक लिखित उद्देश्य हो कि इस उद्देश्य के लिए काम करेगा। आप जानते हैं, जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो जो होता है उसमें बिल्कुल क्लियर होता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, यू कैन नॉट डेविएट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो ये जो इसका पर्पस है, आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पर्पस क्या है, और वो पर्पस क्या गवर्नमेंट के अधिकारों से क्लैश करता है? मान लीजिए आप ये कह दें कल कि साहब कानून व्यवस्था बड़ी खराब हो रही है, आरएसएस उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक कर रहा है। क्या ये किसी भी एनजीओ को, फॉर दैट मैटर किसी भी एनजीओ को ये अधिकार है कि कानून व्यवस्था को ठीक करे? हाँ, मदद करे, कानून व्यवस्था ठीक करने में सरकार की मदद करे, पुलिस की मदद करे, ये तो सबका संवैधानिक कर्तव्य है। लेकिन जो राहुल गांधी ने भी कहा था एक बार, उन्होंने कहा भाई देखिए, हम एक चुनाव प्रणाली के, चुनाव के खेल के एक प्रतिभागी हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया को ठीक करना एक जिम्मेदारी है जो संविधान ने दी है चुनाव आयोग को। वो कांग्रेस तो नहीं कर सकती, वो राहुल गांधी तो, लेकिन उसका मजाक बनाया गया, उसके गलत गलत इंटरप्रिटेशन किए गए। अच्छा, दूसरा अब ये समझिए, अगर ड्रग को अच्छा, धर्म परिवर्तन, भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार दिया गया है कि आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, ड्यूरेस में नहीं होना चाहिए, लोभ देके नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए तो कानून के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर ये आपको लगता है कि कोई जबरन हो रहा है तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसमें प्रलोभन दिए गए क्या। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं तो चलिए हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा, जीआईसी इलाहाबाद में पढ़ा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा। लेकिन जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो मिशनरी स्कूल में पढ़े हुए हैं। भाई, मेरा जन्म जरूर मिशनरी स्कूल में हुआ, देहरादून में विकास नगर का जो लेमन हॉस्पिटल है उसके अंदर मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरा तो उसमें कोई हाथ नहीं था, और हुआ, बड़ी अच्छी बात है। भाई, ये जो मिशनरी संस्थाएं थी, आप ये याद कीजिए 50 साल पहले जब ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, या तो सरकारी स्कूल थे या मिशनरी स्कूल थे। आपके लखनऊ के भी अंदर आप देख लीजिए, जितने भी बढ़िया प्रतिष्ठित स्कूल हैं सारे के सारे वो क्रिश्चियन हैं। इलाहाबाद के अंदर हर जगह, कानपुर के अंदर हर जगह देखिए आप क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है। तो अगर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में भारतवर्ष के अंदर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में और गरीबों को मदद करने में इंस्टीट्यूशंस बनाए, और उन इंस्टीट्यूशन से कृतार्थ होकर कोई धर्म परिवर्तन करता, तो हमें क्या करना चाहिए था? भाई, हम हिंदू धर्म चाहते हैं कि इसका विस्तार हो। भाई, हिंदू धर्म जैसे सिख लोग करते हैं कि अपने गुरुद्वारे में लंगर खिलाते हैं, मिशनरी जो हैं वो धर्म का काम करते हैं। अगर हमारे धर्म के अंदर भी इस प्रकार की चीज होती कि छुआछूत न होती,
तो बनी बात है हिंदू धर्म, भाई हमारे यहाँ जितने लोग भी क्रिश्चियन हुए हैं, मुसलमान हुए हैं, ज्यादातर ऐसे हुए हैं जो दलित आदिवासी हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि उनके साथ छुआछूत हुई है, इसलिए वो दूसरे धर्म में चले गए। लेकिन अपने धर्म के अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने की क्षमता आप कम कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि आरएसएस वो काम कर रहा है। अरे वो काम जो है वो तो कानूनी अधिकार है, कोई आदमी धर्म परिवर्तित कर सकता है। अच्छा, दूसरा एक और एंगल देखिए आप राम प्रकाश जी, मान लीजिए आप ये कहें कि आप एक मध्यम वर्ग के आदमी हैं, मैं तो आपके घर आज तक गया नहीं कभी, और मान लीजिए मैं आपके लखनऊ घर जाऊं और पता चले 5,000 गज का आपकी कोठी है, 6 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 4 राइफलमैन खड़े हुए हैं, और राम प्रकाश जी तो जो है आलीशान कोठी में रहते हैं, देख के ही लग रहा है इनका 25 लाख रुपए महीने का खर्चा होगा। फिर आप कहें साहब मैं तो 1 लाख रुपए महीने में अपना खर्च चलाता हूं, तो शक पैदा होगा कि नहीं होगा? आज की तारीख में जब से 11 साल से मोदी जी की सरकार आई है, उसके पहले आरएसएस के कार्यालय, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की वेशभूषा, उनके वाहन, सबका अध्ययन करें, और पिछले 11 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यालय, और कार्यालय को अंदर से जाके इंस्पेक्ट कीजिए, 5 स्टार होटल बने हुए हैं, तो ये पैसा कहां से आया है? तो विलासिता से सेवा नहीं हो सकती, सेवा जो है वो विलासिता से नहीं हो सकती। तो अगर आप एक कंपैरिजन करते हैं तो एक एनजीओ जो रजिस्टर्ड ही नहीं है और वो ये क्लेम कर रही है कि हम ये काम जो कानूनी आपका कर्तव्य और अधिकार नहीं है, आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू इट, इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, वो परमिशन कहां है आपके पास? तो ये जो पूरा का पूरा, अच्छा दूसरा एक और आप एंगल समझिए आप, भाई देखिए आरएसएस को बने हुए 100 साल हो गए, अगर इस 100 साल के अंदर, चलिए 11 साल पहले तक एक अलग मुद्दा था कि सारे चित्पावन ब्राह्मणी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, एक राजपूत को छोड़ के। अरे इस 11 साल में हसबोले साहब फिर अगले आरएसएस प्रमुख होंगे, वो भी चित्पावन ब्राह्मण है। तो 100 साल में लगातार चित्पावन, इसका माने आप एक ब्राह्मणवादी संस्था है। आप कहते नहीं साहब हमारे सदस्य जो हैं वो हर जात के हैं, हम उनमें भेदभाव नहीं करते। अरे भेदभाव तो सबसे बड़ा ये है कि आपका जो आरएसएस प्रमुख है वो केवल चित्पावन ब्राह्मण क्यों है, बाकी उसमें दलित और ओबीसी और बाकी ब्राह्मण और राजपूतों का अधिकार क्यों नहीं है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई अधिकार नहीं है और ये हर चीज को करने का क्लेम कर रही है। अच्छा, ये आप कहते हैं कि साहब ड्रग वालों को रोक रहे हैं, हम फलानी चीज रोक, क्या रुक रही है? हमारे देश के अंदर गौवंश का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो 11 साल में वर्ल्ड के नंबर 2 सप्लायर हम बन गए। आप यूपी के कोने कोने में चले जाइए, गौवंश का कैसे वध हो रहा है, तो कैसे रुकवा रहे हैं आप? अच्छा, जितने लोग पकड़े जाते हैं गौवंश हत्या में और सारी चीजों में, वो हिंदू ही संस्थाएं मिलती है। अभी एक नया केस आया है, जो 5 लोग हिंदू मंदिर में आई लव मोहम्मद के नारे लिख रहे थे, पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा तो पता चला वो हिंदू ही थे। तो देश के अंदर हिंदू मुसलमान का वैमनस्य पैदा करने के लिए अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन कार्यरत हैं तो देश हित में नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान को डिवाइड कर रही है तो देश को कमजोर कर रही है, ये एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो खड़गे साहब अगर कह रहे हैं कि उनको बैन लगना चाहिए, तो मेरे ख्याल से उनकी व्यक्तिगत राय से मैं भी सहमत हूं, ये भी मेरी व्यक्तिगत राय है। कोई भी संस्था जो जातिवाद को बढ़ाए और समता मूलक समाज को न बनने दे, चाहे वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसी हर ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल। इस तरीके की जो जाति और धर्म में देश को बांटने की साजिश करें, बेसिकली कोशिश क्यों कहें, हम ऐसे को साजिश ही कहा जाना चाहिए, और साजिश करे तो उन पर बैन तो होना चाहिए, प्रतिबंध होना ही चाहिए। हम बिहार इलेक्शंस की बात बाद में करेंगे सर, जरा आपसे पहले जरा हम मामला रुपए पैसे वाला समझ लें कि क्या हालत चल रही है हमारे देश में। चाइना को लेकर के ट्रंप साहब मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। अब एक तरफ जो चाइना के स्टेटमेंट, अगर आप सी जिनपिंग के स्टेटमेंट को देखिए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रंप साहब के अंदर सी जिनपिंग से डर भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भाई उन्होंने टैरिफ कम कर दिया, फाइन कम कर दिया, दूसरी तरफ वो भारत को किसी भी तरीके से राहत देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बार बार वो ये कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी बड़े अच्छे आदमी हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन फिर वो धीरे से कहीं एक जो है वो कुछ नया मामला ला करके खड़ा कर देते हैं, कहीं से पेंच कस देते हैं, वो कुछ अलग हरकत कर देते हैं। तो ये इसको हम लोग कैसे समझें? क्या चाइना से, आखिर चाइना के लिए वो नर्म क्यों है, भारत पर लगातार वो सख्ती क्यों बरत रहे हैं? क्या इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में बने रहने की जो लालसा है वो वजह है, या फिर उससे भी बड़ी वजह अडानी साहब हो गए हैं? क्योंकि अडानी साहब को लेकर के भी अमेरिका में बड़ी छीछालेदर चल रही है भारत की, यहां तक वहां कहा जा रहा है कि भाई समन सर्व नहीं करा पा रही है मोदी सरकार। देखिए राम प्रकाश जी, एक बार शायद मैंने आपके कार्यक्रम में बताया था, मैनेजमेंट का एक मॉडल है जो बड़ा पॉपुलर और बड़ा, सब बच्चे एमबीए के इसको जानते हैं, वो है पोर्टर्स का 5 पॉइंट मॉडल।
पोर्टर का, माइकल पोर्टर का। उसमें दो सिद्धांत ऐसे हैं जो हम बड़े साधारण भाषा में समझ सकते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सेलर। जैसे मान लीजिए, हम लोग उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री लगाई और उस इंडस्ट्री में आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल से ऑर्डर मिल गया, 100% आप उसको सेल कर रहे हैं। अब मानी बातें, इसमें बार्गेनिंग पावर किसके पास है? इसमें बार्गेनिंग पावर बीएचईएल के पास है। जो चाहेगा वो कराएगा। अगर भगवान न करे वो ऑर्गेनाइजेशन जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो बंद हो जाए, आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। तो ऑल्टरनेटिव्स क्योंकि आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज का निर्माण करते हैं जो एकाधिकार है आपका और कोई दूसरा नहीं बना पाता उसको, तो आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। अच्छा, ये भी आप समझिए नेचुरल वे में कि भारत और चीन की तुलना में अमेरिका के लिए नेचुरल फ्रेंड कौन होना चाहिए? नेचुरल फ्रेंड तो भारत होना चाहिए, क्योंकि भारत इज कॉम्पीटिंग विद चाइना। वी आर ए कॉम्पिटिटर टू चाइना। अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर चीन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि उसकी शक्ति कम हो जाए। तो हमारे को इस चीज का एडवांटेज हमेशा से मिलता रहा। लेकिन आज के तारीख में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका जिससे यूरोप से आशा करते थे हमारे साथ खड़ा होगा, वो भी चीन से डील कर रहा है। बल्कि साउथ कोरिया के अंदर अभी जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई है, उसके अंदर बड़ी खुशी से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें हमारा मक्का खरीदने के लिए चीन तैयार हो गया है। और चीन से जो रेयर अर्थ के उनको वो मिलने थे, शिपमेंट मिलने थे, 1 साल के लिए वो मिलना शुरू हो जाएंगे। चीन को कंसेशन उसने दे दिया, भारत को कंसेशन नहीं दे रहा है। और भारत से कह रहा है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। हम रूस से तेल भी हम खरीदना कम कर रहे हैं और अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि रूस जो हमारा विश्वस्त दोस्त है उससे भी दूर किए चला जा रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था को भी कोई राहत नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका अननेचुरली, विच इज कैनॉट बी अंडरस्टूड इजीली, अमेरिका इज ट्राइंग टू पनिश इंडिया। जब एक सेंटेंस जो बार बार कहता है कि मोदी लव्स मी, आई डोंट वांट टू स्पॉइल हिज कैरियर। आज मैंने एक अमेरिका एनआरआई से कपल से बात की, तो वो बताते हैं अमेरिकन लॉज जो हैं दे आर डिफरेंट। और आप भी जानते हैं भारतवर्ष के अंदर भी अगर सम्मन इशू हो जाए, कोर्ट सम्मन इशू कर दे और पुलिस वाले उस सम्मन को अगर वो नहीं कर पाएंगे तो कोर्ट अगले दिन ऑर्डर कर देगा पुलिस ऑफिसर्स को, एसएसपी और डीएम को अरेस्ट करके ले आइए, उनको कहिए कि हमारी कोर्ट में हाजिर हो, सम्मन क्यों नहीं सर्व कर रहे हैं। अगर अमेरिकन कोर्ट 6 महीने पहले सम्मन इशू कर रहे हैं और अभी तक आप उसको सर्व नहीं कर रहे हैं, इसका माने डिसओबीडियंस है। ये तो इंटरनेशनल लॉज का डिसओबीडियंस है। तो इसका मतलब यह है कि आप जो बचाने के लिए, एक पूंजीपति को बचाने के लिए आपने सारे विदेश नीति और हर चीज को ताक पे लगा दिया। कारण क्या है? अगर सम्मन इशू हो जाएगा मान लीजिए, अगले दिन वो अडानी को अरेस्ट कर लेंगे, विच मिस्टर मोदी कैन नॉट अफोर्ड। तो मिस्टर मोदी और उन अडानी जी का नाम मैंने गलत ले लिया, जो भी बड़े पूंजीपति हैं, राष्ट्रीय सेठ हैं, उनके जो अंतर संबंध है उसकी कीमत मेरा देश क्यों चुकाए। तो ये एक नेचुरल चीज है कि आज भारतवर्ष बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है, चीन हमारे साथ हो नहीं सकता। अमेरिका हमको दंड पे दंड दिए चले जा रहा है। तेल हम अगर रूस से नहीं खरीदेंगे, रूस भी हमारा साथ नहीं देगा, बल्कि रूस भी बहुत सारे आयुध की सप्लाई पाकिस्तान के अंदर उसने करना शुरू कर दिया, जो आज तक उसने कभी नहीं किया। तो ये जो आइसोलेशन है हमारा, जिसको हमारा गोदी मीडिया जनता तक पहुंचने नहीं दे रहा है, तो एक मेरे ख्याल से तो वो राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम कर रहा है गोदी मीडिया। लेकिन गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है, जब तक उनकी आंखें खुलेंगी तब तक वो देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। लेकिन हम यूट्यूब के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं जनता तक अपनी बात पहुंचाए, क्योंकि जब देश का नुकसान होगा, मेरी भारत माता का नुकसान होगा, तब तक बहुत देर हो चुकेगी और मेरी नेक्स्ट जनरेशन को बड़ी परेशानी होगी। सर, बिहार चुनाव की थोड़ी बात कर लें। बिहार चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, जो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं इस समय और धड़ाधड़ रैली पे रैली कर रहे हैं। उनका रोड शो भी होना है पटना में या कहाँ पे भी। खैर, अब वो वहां भी जा करके वो सारे रिकॉर्ड्स बजा रहे हैं। जिस तरीके का रिकॉर्ड बजाते हैं थोड़ा बदल गया है। वो वहां पर जो है छुरा कट्टा दुनाली ये सब बातचीत कर रहे हैं। हाथ जो है, हाथों का एक्सप्रेशन चमका चमका करके बिल्कुल बात कर रहे हैं, जो खैर उनकी भाषा शैली भी उस तरीके से है, मान ली जाए, स्वीकार कर ली जाए, एक्सेप्टेबल है उनके लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन सारी चीजों से विकास जो है वो बिहार में आ जाएगा? विकसित बिहार जो हालांकि ऑलरेडी बनाया जा चुका है, लेकिन फिर से एक बार जो संकल्प पत्र लाया गया है उसमें जो वादे किए गए हैं वो इससे पूरे हो जाएंगे? कट्टा से, दुनाली से, अब गोली बंदूक से, इन सारी बातों से। संकल्प पत्र में मेरा जो असल सवाल है वो ये है कि संकल्प पत्र में जो बातें कही गई हैं भाजपा की तरफ से,
एनडीए की तरफ से, वो बातें मोदी मंच से क्यों नहीं कह रहे हैं? अच्छा ये बताइए रामप्रकाश जी, जब ये घोषणा पत्र इन्होंने अपना लागू किया, जो भी संकल्प पत्र था, 45 सेकंड के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे खत्म हो गई और केवल सम्राट चौधरी उसमें बैठे और उन्होंने भी अकेले उन्होंने मन संभाला, इसका मतलब अगले मुख्यमंत्री वो होंगे। आज सुप्रिया श्रीनेत ने एक और रेसिपी उद्घाटन किया है। पहले उनकी उम्र 44 साल थी, अब उनकी उम्र 56 साल हो गई है। मैंने एफिडेविट में और 2003 में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उनके हिसाब से उनकी डेट ऑफ बर्थ फाइनल कर दी गई थी, उसकी वजह से उनका चुनाव निरस्त कर दिया गया था, मंत्री पद छीन लिया गया था। अब उनकी उम्र 11 साल अचानक बढ़ गई। और आप जानते हैं कि अगर एफिडेविट आप गलत फाइल करते हैं तो ये पर्जरी कहलाती है और ये दंडनीय अपराध है, वो मुख्यमंत्री के पात्र है। अच्छा दूसरा आप ये सोचिए, अनंत कुमार सिंह ने तो वास्तविकता में अगर ईमानदारी से चुनाव, लेकिन ईमानदारी से चुनाव होना नहीं है। अनंत कुमार सिंह कह रहे हैं मैं 50 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहा था, ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, आप लेके चल ही नहीं सकते। फिर उसके बाद अभी मोदी जी और इन लोगों ने 10,000 रुपए की एक किस्त और वहां पे दे दी है, जबकि जो मनोज झा है वो कह रहे हैं कि जो कानून है, नियम है, उसके हिसाब से नया डिसबर्समेंट आप नहीं कर सकते, वो भी किए चले जा रहे हैं। ये भी नहीं जनता को बता रहे हैं कि वो ऋण है या अनुदान है, बाद में इसका सारा पैसा वसूल लिया जाएगा और उसके बाद लोगों को दंडित किया जाएगा। फिर धमकी दिखा के जो सरकारी अधिकारी हैं वो 10,000 देंगे और 20,000 वसूलेंगे, जैसे महाराष्ट्र के अंदर हुआ। तो देखिए आज की तारीख में जो एक जंगल राज का भूत बिठाया था 20 साल पहले का, वो अब ये अनंत सिंह ने तो ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया। अच्छा उससे एक और घटना घटी है, ये अलग मुद्दा है, आप भी भूमिहार हैं, अनंत सिंह भी भूमिहार हैं, आप अच्छे भूमिहार हैं। भूमिहार भी दो प्रकार के होते हैं, हर जात में दो प्रकार के लोग होते हैं, आप अच्छे भूमिहार हैं, वो दुर्दांत भूमिहार हैं। उन्होंने एक यादव महासभा के अध्यक्ष की खुलेआम हत्या करवा कर वहां पे पूरा का पूरा बिहार का चुनाव जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड का कर दिया है, जो कि तेजस्वी यादव करने में सफल नहीं हो रहे थे, आरपी गुप्ता नहीं हो रहे थे, मुकेश सहनी नहीं हो रहे थे। आप वहां मोकामा के अंदर आसपास के इलाकों में बात कर लीजिए, वो कहते हैं गोलबंदी हो गई है, पंडित लोग एक तरफ हो गए, बाकी सब लोग एक तरफ हो गए, लेकिन चुनाव आयोग उनके साथ है। तो चुनाव आयोग जिस प्रकार से निष्पक्षता, उससे आप अपेक्षा ही नहीं कर सकते हैं। तो जो वहां पे पूरा का पूरा प्रयास बड़े अपोजिशन वाले कर रहे थे, वो सारा का सारा अनंत कुमार सिंह ने 2 दिन के अंदर कर दिया। अभी भी मुझे ऐट के वो घूम रहे हैं और बता रहे हैं इसका बाप उसका बाप, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे महाराज आप चुनाव लड़ रहे हो, जरा शराफत से चुनाव लड़ो। और जिस व्यक्ति के सपोर्ट में राम ये यादव जी वहां पे गए थे और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जान दी है, तो वहां के लोग तो कह रहे हैं वो शहादत है, वो मर्डर नहीं है, इट इज ए शहादत। और उसकी सिंपैथी किसी न किसी को मिल जाएगी। तो अनंत कुमार सिंह को तो मेरे ख्याल से जेडीयू को पार्टी से तुरंत निकाल देना चाहिए और कह देना चाहिए ही इज नॉट अवर कैंडिडेट। लेकिन वहां मामला इससे उल्टा है सर। अब तो वहां पर ये बता दिया गया है कि भाई जो हत्या हुई वो असल में हत्या नहीं है, वो तो हार्ट अटैक से मौत हुई है, गोली लगने से मौत नहीं है दुलार चंद यादव की। अरे तो आपको ये भी पता है, जो दुलार चंद यादव के पोते ने स्टेटमेंट दिया और जो प्रत्यक्षदर्शियों ने स्टेटमेंट दिया, उसमें उनके पोते ने कहा कि पहले तो गोली मारी गई पैर में। अच्छा पैर में जब गोली लगती है तो आप जानते हैं कि पैर में गोली से कोई मरेगा तो है नहीं, ब्लीडिंग होगी थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद जब वो गिर गए, उसके बाद गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाई गई, थार गाड़ी, और कई बार चढ़ाई गई। तो मानी बात है, जब कार के पहिए आपके सीने पे होंगे तो क्या होगा, आपका लंग्स और आपका जो हार्ट है वो पंक्चर हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। वही पोस्टमार्टम में दिखाया है। So there is no contradiction between as to what the postmortem report says and what the grandson of यादव जी says। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, एक मर्डर हुआ, मर्डर के आई विटनेसेस हैं, इसके इंटरोगेशन के लिए क्या कस्टोडियल इंटरोगेशन अनंत सिंह का नहीं होना चाहिए? लेकिन वो बड़े सरकार हैं भाई, छोटे सरकार वहां ले कहते हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार है वो छोटे सरकार है। असल में तो अनंत कुमार सिंह बड़े और मेरे को यही बात नहीं समझ आती है वास्तविकता में कि वहां पे किसी भी इलाके में क्या इतने बड़े दुर्दांत लोग हो सकते हैं, इतने दुर्दांत। आज के तारीख में 80 साल देश की आजादी के बाद भी ऐसे ऐसे माफिया वहां बैठे हुए हैं कि वो इस तरह के काम करते हैं, अपनी जाति का घमंड दिखाते हैं और ये लोग करते हैं। फिर नाम लेंगे आप उनका उसामा का और बाकी दुनिया भर के लोगों का, और ऐसे लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद भी अपनी मूछें हटेंगे और नीतीश कुमार उनके सामने याचक की तरह खड़े हो जाएंगे।
तो ये तो भाई मेरे ख्याल से तो लोकतंत्र के नाम पे कलंक है, पूरे विश्व के अंदर हमारी थू थू हो रही है, केवल इस वजह से कि अनंत कुमार सिंह ने जो 2 दिन पहले किया है। सर एक और चीज जो इस समय खूब चर्चा में है, मैनिफेस्टो की बात जो चल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, एनडीए का इनफैक्ट संकल्प पत्र आया, दूसरी तरफ उसके पहले महागठबंधन का तेजस्वी प्रण आया था। उसमें जो महागठबंधन के संकल्प थे वो बताए गए हैं बहुत विस्तार पूर्वक। जितनी चीजें रही, तेजस्वी यादव ने जो चीजें कही, महागठबंधन ने जो जो वादे किए हैं, और एनडीए का जो संकल्प पत्र आया है, इसको आप कितना कैसे देख रहे हैं, कैसे पा रहे हैं? क्या ये इसमें कोई समानता दिख रही है आपको? भाई देखिए राम प्रकाश जी, मैंने तो एक और एग्जाम्पल दिया था। मैं अपनी क्लास में जब पहली क्लास लिया करता था और मेरे को बच्चों के चरित्र और उनके इतिहास के बारे में, उनके भविष्य के बारे में जानना होता, तो मैं एक प्रश्न पूछता था सारे बच्चों से एक एक करके। तो अपने हाई स्कूल के मार्क्स बताओ, इंटरमीडिएट के मार्क्स बताओ और ग्रेजुएशन के मार्क्स बताओ, क्योंकि एमबीए को मैं पढ़ाता था। अगर एक बच्चा कहता है मेरे हाई स्कूल में 80% आए, 84% इंटर में आए, 86% बीए में आए, इसका मतलब यह है कि इंक्लाइंग ट्रेंड है, बच्चा एमबीए में टॉप कर सकता है। अच्छा, मैं पूछता था भविष्य क्या सर? बिल्कुल, आई विल डू बेस्ट। अच्छा, लगता है कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है। एक बच्चा है जिसके हाई स्कूल में 80% आए, 60% इंटरमीडिएट में आए और बीए में 6 साल में पास किया, इसका माने गलत संगत में पड़ गया और बर्बाद होने वाला है। असली चीज है योर क्रेडिबिलिटी। राम प्रकाश जी को जो मैं इवेल्युएट करता हूं, आई सी योर क्रेडिबिलिटी एज टू हाउ यू हैव परफॉर्म्ड इन पास्ट। मेरे को भी आप इवेल्युएट करते होंगे, यही होंगे ना, स्वामी साहब ने जो कहा किया कि नहीं किया, उस बारे में बोलने को तो हर आदमी कहता है मेरे से ऑनेस्ट और मेरे से बुद्धिमान आदमी दुनिया में कोई नहीं है। तो जब हम 20 साल के शासन को देखते हैं एनडीए के और तेजस्वी यादव की बात को देखते हैं, तो तेजस्वी यादव की क्रेडिबिलिटी है। 17 महीने के अंदर अगर आप 5 लाख नौकरी देते हैं, 3.5 लाख नौकरियों का रास्ता खोलते हैं, बिना पेपर लीक के वो नौकरियां मिलती हैं और वो लोग अपनी सरकार उनको तनख्वाहें भी देती है, इसके बावजूद महिलाओं को 30-30 हजार, 40-40 हजार का लोन भी दे देती है। इसका मतलब फाइनेंस इज नॉट ए इशू। इसका माने योर क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक। और ये क्रेडिबिलिटी आपने बिहार के अंदर जो चल रही इंडस्ट्रीज थी उनको भी बंद कर दिया। तो भाई तेजस्वी यादव शुड गेट ए चांस। अगर चुनाव आयोग तो आप जानते हैं बेईमानी करेगा और मेरे को तो नहीं लगता कि कोई वहां चमत्कार हो पाएगा, वही हरियाणा महाराष्ट्र का सीन बनेगा और उसके बाद बिहार कैसा टर्न लेगा वो आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस। आई डू नॉट नो एज टू हाउ बिहार विल, लेकिन चुनाव आयोग करेगा, केचुआ करेगा तो वही करेगा। तो तेजस्वी यादव शुड गेट ए अपॉर्चुनिटी। अगर वो नहीं करता है तो इसी पब्लिक इंडिया के मंच पे आके हम तेजस्वी यादव की आलोचना करेंगे, उनसे कहेंगे गद्दी छोड़ो। लेकिन जो आदमी 20 साल में नहीं कर पाया, आप कह रहा मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, अब वो आदमी ने अगर 17 महीने में 8 लाख नौकरियां का रास्ता खोला और बिना पेपर लीक के उसने नौकरियां दिलाई, ये लोग नौकरियां कर रहे हैं, उसकी बात पे ज्यादा विश्वास करेंगे या जो जुमलेबाज है उसकी बात पे विश्वास ज्यादा करेंगे? नहीं, लेकिन सर अभी अभी यही लोग सवाल उठा रहे थे कि तेजस्वी यादव नौकरी कैसे दे पाएंगे, सैलरी देने का पैसा कहां से लाएंगे। फिर 1 करोड़ नौकरियों का जब इन्होंने वादा किया है, तब तो इन्होंने कहीं नहीं बताया है कि वो 1 करोड़ नौकरियों को देने के लिए पैसा कहां से लाएंगे। तो ये नौकरी देंगे तो पैसा ला सकते हैं, उनकी सैलरीज दे सकते हैं। विपक्ष अगर नौकरी देना चाहे या नौकरी दे दे तो उसके लिए फंड का अरेंजमेंट नहीं हो सकता है बिहार में? आप ये बताइए राम प्रकाश जी, एक बार ये डिस्कस आपके फोरम में मैं कर चुका हूं भाई। अगर ये सोचिए हिंदुस्तान के अंदर आज केवल एक काम हुआ है 11 साल के अंदर, इसके अंदर कोई काम नहीं हुआ है और जिससे जनता प्रभावित भी होती है। चमकती हुई सड़कें, चमकते हुए ब्रिजेस, चाहे वो टूट जाएं, और मेट्रो और ये वो बिल्कुल अमेरिका और जापान बनाने का एक वो। और उसके लिए आपका क्या हुआ कि जो 50 लाख करोड़ का ऋण आपका था वो 300 लाख करोड़ का हो गया, 6 गुना ऋण हो गया। तो नितिन गडकरी इसीलिए तो कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, जो बनवाना है बनाओ, 1 मिनट में पास करूंगा, क्योंकि विदेश से लोन ले लेंगे। अरे यार, जो विदेश से लोन ले रहे हो वापस देना है कि नहीं देना है? लेकिन अगर तुम नहीं सोचते और नितिन गडकरी नहीं सोचते, तो अगर तेजस्वी यादव भी एक बॉन्ड इशू कर देंगे और 2% इंटरेस्ट का बॉन्ड भी इशू कर देंगे, विदेश से लाखों करोड़ों रुपए आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिहारी हैं और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट हैं, वो कहेंगे यार कोई बात नहीं, आप दीजिए, हम 10 लाख करोड़ आपको देंगे, लेकिन इंडस्ट्री लगा दीजिए 100 वहां पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिए। बिहार के बच्चे जो हैं वो बेचारे छठ में, विदेशी भी तो देखते होंगे ना कि हमारे बच्चे कैसे गाड़ियों में जानवरों की तरह बाथरूम के अंदर घिस घिस के आ रहे हैं, लेकिन छठ ऐसा महापर्व है कि उसको छोड़ नहीं सकते। 11 महीने जाके अहमदाबाद, सूरत में नौकरी करते हैं और फिर छठ के लिए अपने बिहार में आते हैं। तो बिहार के अंदर क्या 100 इंडस्ट्री लगाना
फॉरेन कैपिटल से और वहां के इंडस्ट्री से कोऑपरेशन करके या आईटी का मान लीजिए हब बना दिया जाए और वहां पे कह दिया जाए कि ठीक है, उसमें कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आज की तारीख में कंप्यूटर हर जगह है, बिल्डिंग कहीं भी बनाई जा सकती है, इंटरनेट फैसिलिटी हर जगह है, केवल यू नीड ब्रेन, और ब्रेन बिहारियों के अंदर है। बना दीजिए आईटी प्रोफेशनल्स वहां पे, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गुजरात के अंदर बिहार से श्रमिक जाए और कम तनख्वाह पे जाए और कम सैलरी पे जाए, तो बिहार को आप डेवलप नहीं, तो बिहार को तो गरीब रखा गया है ऐसे। और यूपी को भी, आपके यूपी को भी राम प्रकाश जी, जहां से मेरा भी आई बिलोंग, यहाँ पे धर्म की चाशनी लोगों को घोली गई है और गुजरात के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। अब एक चीज समझना सर, अभी तक जो चुनाव है, जो अभी तक जितना चढ़ा है चुनाव, उस चढ़े हुए चुनाव में कौन सी ऐसी चीज है जो महागठबंधन की सबसे मजबूत ताकत दिखाई दे रही है, और साथ में एक कोई ऐसी चीज जो फिलहाल महागठबंधन की कमजोरी है? देखिए, सबसे बड़ी ताकत मैं 2-3 कार्यक्रम में कह चुका हूं और ये लोग इसको नोट नहीं कर रहे हैं, वो है आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी। और ये दो ताकत ऐसी हैं जिन ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं लोग, अगर ईमानदारी से चुनाव हो। देखिए, 4% वोट आईपी गुप्ता के पास हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 समाज के एकमात्र एक छत्र राज्य है, उनकी जो समाज है उन पे जान छिड़कती है, उनको अपना नेता मानती है, उसके अध्यक्ष है वो वोट पिछली बार अति पिछड़ी जात के हैं जो जेडीयू में गया था, इस बार पूरी की तरफ महागठबंधन में आंख मूंद के जा रहा है। अच्छा, मुकेश सहनी का जो 4% वोट पिछली बार गया था एनडीए में, इस बार वो पूरी तरह से महागठबंधन, बल्कि जब ये कह दिया गया एनडीए की तरफ से कि मुसलमानों के 17% को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया और अति पिछड़ी जाति के मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया, तो सहनी समाज और ज्यादा उत्तेजित हो गया कि यार देखो, ये तो तेजस्वी यादव ने बहुत बढ़िया काम। तो वो जो अति पिछड़ी जात थी, जो कि महागठबंधन की कमजोरी थी, वो आज की तारीख में ताकत बन गई। तो यही एक, और पिछली बार 50,000 20,000 ही वोट का डिफरेंस था। अब आप सोचिए अगर 10% का डिफरेंस हो गया, मतलब 10% वोट इधर से निकल के इधर चले गए, तो इट्स ए ह्यूज डिफरेंस। तभी तो ये दिखा रहा है ना कि जेनजी के अंदर राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस 49% है और मोदी जी की और बाकी लोगों की 34% है, 15% का गैप। अच्छा, ये जेनजी जो है, यही वो है जो माँ को भी कहेगा कि माँ तुम कहाँ ये लगी हुई सब 10-20 हजार रुपए, ये पूछो सरकार से ये लोन है कि अनुदान है, और अगर लोन है तुम्हें वापस देना है तो इसपे किस बात का एहसान। आपको राम प्रकाश जी, कोई बैंक वाला, मेरे को भी 10 फोन करते हैं, आपको भी करते होंगे, लोन ले लीजिए साहब, लोन ले लीजिए। अबे काहे के लिए लोन ले लें यार, लोन लेंगे तो वापस नहीं लोगे क्या? मैं तो कहता हूं वापस ना लेना हो लिख के दे दो, वापस नहीं लूंगा, दे दो मुझे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप लोन दें और लोन की वसूली करेंगे, तो मैं लोन क्यों ले लूंगा? बिल्कुल। अब खैर स्थितियां इस तरीके की बनी हुई है, ये यूएसपी है, ताकत है महागठबंधन की, और साथ में एनडीए के तमाम नेताओं की जो हरकतें हैं, जो कई सारे करतूते हैं, वो अपने आप में एनडीए को कमजोर करने के लिए काफी हैं। और उन सब में जो सबसे बड़ी मैसेजिंग बिहार के अंदर हो रही है कि भाजपा नीतीश कुमार को कमजोर कर रही है, नीतीश कुमार के ऊपर तमाम बंदिशें लगा रही है, वो एक अलग अपना काम कर रहा है। वो खबर बिहार में आग के तरीके से फैल रही है और वो निश्चित तौर पे एनडीए के लिए, खासकर भाजपा राम के लिए प्रकाश जी, जी। आईपी गुप्ता को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। कृपा करके उसके वीडियोस देख लीजिए, उसकी फॉलोइंग देख लीजिए। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अकेली अपनी ताकत पे गांधी मैदान को भर दिया था पटना के, जो कि बड़ी बड़ी पार्टियों की औकात नहीं है। उस आदमी को इग्नोर मत कीजिए, ही इज ए पर्सन टू बी वॉच्ड। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। अब बिहार की चीजें, बिहार का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करता है महागठबंधन और एनडीए पे। लेकिन एनडीए की हरकतें, मैं फिर कह रहा हूँ कि एनडीए में जो हरकतें हो रही हैं वो स्वतः महागठबंधन के लिए काम कर रही हैं। अब उसका कितना फायदा मिलता है, क्योंकि जो सबसे बड़ी एक अब उसको क्या ही नाम दे, जो सबसे बड़ी एक चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता के रूप में सब सामने खड़ा है महागठबंधन के। उससे पार पाना एक बड़ा चैलेंज है। उससे अगर पार पा गए तो चुनाव तो स्वतः उनका है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।